हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SD बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, वैसे स्टूडेंट जो वर्ष 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इतिहास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग खलास कर देंगे, यानी कि एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप पूरा कर लेते हैं तो एग्जाम में अगर यहां से अगर प्रथम पार्ट से अगर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चंस नहीं आपसे छूटेगा, इतना गारंटी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। और देखिएगा आज का क्या है सबसे पहला प्रश्न। ठीक है जी, देखिए आपके सामने है पहला प्रश्न। एक मिनट रुक जाना बच्चा जी। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न को पहले बच्चा पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद जवाब दोगे। क्वेश्चंस को पढ़ो, क्या कहता है, दिखाई दे रहा है ना, सभी को दिखाई दे रहा है? ऐसा भी कोई है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है? उम्मीद करते सभी आदमी को दिखाई दे रहा होगा और सब इंसान ही होंगे इसलिए दिखाई दे रहा होगा। हाँ, कुछ इंसान नहीं होंगे तो उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उनके लिए सॉरी। और दिखाई दे रहा ही होगा। और पहला प्रश्न पढ़िए, ठीक है, प्रश्न फर्स्ट पढ़ ले क्या? अरे इतना स्पीड में नहीं। कहता है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्या कर रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1928, बी है 1929, सी है 1930 और डी है 1931। तो बतलाइए कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है, क्या पता है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? 1900 कितना में बताना? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। इसलिए इसका सेंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1928 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 1928। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। प्रश्न को पहले पढ़िए। सेकेंड प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है। कहता है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मेजनी ने, बी है बिस्मार्क ने, सी है काबुर ने और डी है गैरिबाल्डी ने। तो बतलाइए कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इस जल्दी से एक बार प्यारा सा कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बतलाइए। तो देखिए यंग इटली की जो स्थापना किए थे मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया बच्चा? आंसर इसका हो गया ए। मेजनी ने। किसने किया था यंग इटली की स्थापना? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। प्रश्न को पहले पढ़िए, क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। तू कहां से आ गया रे? ओ हाँ, देखो प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर है, कहता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यंग यूरोप का जो संस्थापक था मेजनी था। कौन था? मेजनी। मेजनी जो था यंग यूरोप का स्थापना किया था। किसने किया था? या मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? 3 का आंसर ए हो गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न को पहले पढ़िए। क्या कीजिए, प्रश्न को पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप जवाब देंगे। ठीक है जी, जल्दी से पहले पढ़िए प्रश्न को, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक ना जी। प्रश्न क्या कहता है एक बार हम ही पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहा क्या रहा है? 4 नंबर कहता है इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए है मेटरनिक, बी है मेजनी। ये देखिए मेजनी है, ये हमारा है, क्या है? मेजनी है। क्या है हमारा ये? ओह, ये क्या हो रहा है? मेजनी है। क्या है आपका? मेजनी है। ठीक है, हम्म, रुक जाना 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चा। ये आपका क्या है? मेजनी है। क्या ऑप्शन? ये आपका मेजनी है। और
सी है नेपोलियन, डी है गैरिबाल्डी। तो देखिए इटली में राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता माना जाता है नेपोलियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? नेपोलियन को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, नेपोलियन। क्या हो गया? सी, नेपोलियन। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न को पहले पढ़िए गौर से, ध्यान से, उसके बाद आप जवाब दीजिए। कहता है इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता था? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन ए है मेजिनी, वो मेजिन नहीं है, ये आपका क्या है? मेजनी है। क्या है? ऑप्शन ए है आपका मेजनी, मेजनी। बी है नेपोलियन, सी है मेटरनिक और डी है गैरिबाल्डी। डी क्या है? गैरिबाल्डी। तो बतलाइए कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए इटली के एकीकरण का जो मसीहा कहा जाता है मेजनी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मेजनी को। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, मेजनी हो गया। क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। अगला प्रश्न देखिएगा 5 के बाद क्या आएगा? 6 नंबर प्रश्न जी। कहता है कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? इटली के एकीकरण का, किसका एकीकरण का तलवार कौन था? तो देखिए इटली के एकीकरण का जो तलवार था वो गैरिबाल्डी था। कौन था? गैरिबाल्डी। ये गैरिबाल्डी नहीं है, गैरिबाल्डी है। क्या आपका? ये गैरिबाल्डी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, गैरिबाल्डी। टॉ नहीं है, ये आपका डॉ है। क्या है आपका? ये डॉ है, गैरिबाल्डी। क्या है? गैरिबाल्डी। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए 6 के बाद क्या आएगा हमारा? 7 नंबर जी। 7 नंबर प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए। अब दिख रहा है ना? चलो थोड़ा सा छोटा कर दे रहे, अब तो दिख ही रहा होगा, लोगो आ रहा होगा जी। अब तो नहीं, अब तो नहीं कोई दिक्कत होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 7 नंबर कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप में। किस में आते हैं? यूरोप में। इसका आंसर क्या होगा बच्चा? सी हो गया। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न 7 के बाद क्या आएगा हमारा? 8 नंबर प्रश्न। क्या आएगा? 8 नंबर प्रश्न जी। पढ़िए 8 नंबर प्रश्न को क्या कहता है। प्रश्न का 8 नंबर हमारा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? ऑप्शन ए काउंट काबूर। ऑप्शन ए क्या है? काउंट काबूर नहीं है, काबूर है। क्या है आपका? काउंट काबूर। बी है बिस्मार्क, सी है गैरिबाल्डी और डी है मेजनी। ये मेजनी, डी क्या है? मेजनी। तो बतलाइए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी जो था बिस्मार्क था। कौन था बच्चा? बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। प्रश्न को आप सबसे पहले पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है? कहता 9 नंबर की जर्मनी के क्या कर रहा है? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है मेजनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है लेनिन और डी है बिस्मार्क। पूछ रहा है आपसे कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार, क्या पूछ रहा है? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? तो देखिए जर्मनी के एकीकरण का जो वास्तुकार था आपको पता है वो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या इसका आंसर हो गया? डी हो गया, बिस्मार्क होगा। क्या हो गया? डी, बिस्मार्क हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 9 के बाद क्या आएगा हमारा? 10 नंबर। क्या आएगा? 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न को पहले पढ़िए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? विरुद्ध आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया। यही तो विरुद्ध था। अपोजिशन वाले कौन थे? अपोज कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया कर रहे थे। कौन कर रहे थे? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया। इसका आंसर क्या होगा बच्चा? सी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा जी। 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है हमारा? ध्यान से पहले पढ़िए। 11 नंबर कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यानी कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं, यानी कि इनमें से कौन नहीं थे?
उनमें कोई लेना देना नहीं था इटली के एकीकरण में। तो देखिए ऑप्शन को आप पहले पढ़िए क्या हो सकता है। तो देखिए कहता है बिस्मार्क तो इटली के एकीकरण से कोई लेना देना था बिस्मार्क का, यानी कि इसके अनुसार एगो आंसर ये हो सकता है। आगे देखते हैं, मेजनी, जी मेजनी का तो था, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हो गया। सी है काबुल, इसका भी नहीं था, और ये तो गैरिबाल्डी, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, बिस्मार्क होगा। क्या हो गया, ए बिस्मार्क होगा। क्या हो गया, ए आंसर हो जाएगा इसका, बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। अगला प्रश्न बतलाइएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है और इसका आंसर बतलाइए। 12 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइए। 12 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइए जी। पढ़िए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है 12 नंबर कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रमुख कारण, कारण था, यानी कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण आपसे पूछ रहा है, तो क्या प्रजातंत्र शासन था, जी नहीं बिल्कुल नहीं। निरंकुश शासन, जी बिल्कुल। वहां कैसा शासन था, निरंकुश शासन। कैसा शासन था, निरंकुश शासन था, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति। क्या हुआ, जिसके कारण फ्रांस की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 12 के बाद क्या आता है हमारा 13 नंबर। क्या आता है, 13 नंबर प्रश्न, जी 13 नंबर प्रश्न को पहले पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। कहता है 13 नंबर कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, अग्रदूत किसे कहा जाता है, यानी कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत यानी कि सबसे पहले आने वाला। ऑप्शन ए है नेपोलियन, बी है वॉल्टेयर, सी है दिदरो और डी है रूसो को। यानी कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत यानी सबसे पहले आने वाले कौन था, अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये बतलाइए जल्दी से। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत कहा जाता है वो रूसो का कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रूसो को। इसका सेंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सेंसर हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सेंसर, डी हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है जी। 14 नंबर प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न हमारा कर रहा है 14 नंबर, क्या कर रहा है, कहता फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की। फ्रांस ने मानव, किसकी, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में, यानी कि किस कमिटी में किया था। ऑप्शन ए है व्यवस्थापिक सभा, बी है संविधान सभा, सी है नेशनल कन्वेंशन और डी है डायरेक्टरी। डी क्या है, डायरेक्टरी। तो बतलाइए फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकार घोषणा किस सभा में की थी, पूछ रहा है किस सभा में की थी। तो आपको पता है कि संविधान सभा में किया था। किस में किया था, संविधान सभा में। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या करता है। 14 नंबर है ना जी। 15 नंबर प्रश्न को देखिए जी। प्रश्न को पहले पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है जी, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न हमारा 15 नंबर कहता है फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ, सामंतवाद का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए है 4 अगस्त 1779, 4 अगस्त 1789। देखिए बी है 18 नवंबर 1789, सी है 24 सितंबर 1789 और डी है 21 मई 1789। तो देखिए सामंतवाद का जो रूस में फ्रांस में अंत हुआ था 4 अगस्त 1789 को। कब हुआ था, 4 अगस्त 1789 को। इसका सेंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सेंसर हो जाएगा ए, यानी कि 15 नंबर का सेंसर क्या हो गया, 4 अगस्त 1789 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या हो कहता है जी। 16 नंबर प्रश्न है। क्या कितना नंबर प्रश्न है हमारा, ये 16 नंबर है जी। प्रश्न को पहले पढ़िए क्या कहता है। कहता है फ्रांस में
किस शासक वंश की पुनर्स्थापना, पुनर् मतलब होता है फिर से स्थापना, दोबारा स्थापना वियना, किसके द्वारा, वियना, वियना, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बच्चों वाली सवाल है भाई, किस वंश का हुआ था, बुर्बो वंश का स्थापना फिर से दोबारा स्थापना किया गया था फ्रांस में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बुर्बो वंश, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जी, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है हमारा, कहता है 17 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालन, पालना होगा लेकिन ये यूरोपीय सभ्यता का पालना, क्या है हमारा ये, पालना, पालना किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का क्या, पालना किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि यूरोपीय सभ्यता का जो पालना कहा जाता है वो यूनान को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यूनान को। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, यूनान हो गया, क्या हो गया, ए आंसर हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। ठीक है बच्चा, सभी को समझ में आ रहा है जी। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न है हमारा अगला, जी प्रश्न को पहले पढ़िए, गौर से पढ़िएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न कहता है 18 नंबर, 18वां प्रश्न है, कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, क्या कहता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज। तो देखिए यूरोप का मरीज जो कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, किसको कहा जाता है बच्चा, तुर्की को। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए तुर्की हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जी, प्रश्न को पहले पढ़िए, क्या कीजिए, प्रश्न को पहले पढ़िए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। क्या कहता है प्रश्न, उसको अच्छे से पढ़िए, गौर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है जी, प्रश्न देखिए 19 नंबर कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, क्या रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा, प्रेरणा स्रोत रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा, प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की, डी है इंग्लैंड। तो देखिए यूरोप वासियों के लिए जो प्रेरणा स्रोत, साहित्य विज्ञान विज्ञान जो प्रेरणा स्रोत रहने वाले था वो यूनान का, कहाँ का रहने वाला था प्रेरणा स्रोत, यूनान का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान था वो था क्या, किसके लिए, यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, यूनान हो गया। क्या होगा बच्चा, इसका आंसर हो गया बी, यूनान हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 20 नंबर कहता है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की, किस भारतीय शासक ने होगा, किस भारतीय शासक क्लब की स्थापना की, प्रभावित होकर भारतीय शासक जैकोबिन क्लब, किस क्लब का, जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। ऑप्शन है हैदर अली, ऑप्शन है क्या है, हैदर अली जी, बिल्कुल नहीं। टीपू सुल्तान, तो जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जी, 21 नंबर प्रश्न, जल्दी से पढ़िए। कहता है कि बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क क्या था, क्या बिस्मार्क कवि था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिस्मार्क क्या कवि था, जी नहीं। नाटककार था, नहीं। संगीतज्ञ था, नहीं। था क्या, कूटनीतिज्ञ था, क्या था, कूटनीतिज्ञ था। अपने कूटनीतिक से एकीकरण किया था, ये ना। तो बिस्मार्क क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था, क्या था बिस्मार्क, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है जी, 21 का क्या हमारा 22 नंबर प्रश्न कहता है 22 नंबर कि बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ, कब नियुक्त हुआ। देखिए बिस्मार्क प्रसा का जो चांसलर नियुक्त हुआ था, आपको पता है कब हुआ था, 1862 में। कब हुआ था, 1862 में बिस्मार्क जो था प्रसा का चांसलर बना था। क्या होता, चांसलर बना था। इसका आंसर क्या हो गया बच्चा, बी हो गया। क्या होगा बच्चा, आंसर इसका हो गया बी हो जाएगा, 1862। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए। 22 के बाद क्या आएगा हमारा, 23 नंबर। क्या आएगा, 23 नंबर। 23वां प्रश्न कर रहा है
प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क किस विद्वान की, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर दे रही है ना, लोगो आ रहा है, अब तो ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं जी, अब सही है। कहता बिस्मार्क, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से क्या था, प्रभावित हुआ था, इफेक्ट था। ऑप्शन ए है रूसो। क्या बिस्मार्क रूसो से प्रभावित था? जी नहीं। किससे था? बी है हिगेल। तो हिगेल से ही प्रभावित था कौन? बिस्मार्क। क्या था? बिस्मार्क हिगेल से प्रभावित था। क्या था? बिस्मार्क हिगेल से प्रभावित था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। इसके बाद क्या आएगा हमारा 24 नंबर। क्या आएगा? 24 नंबर। जी, प्रश्न को पहले पढ़िए। कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये तो बच्चों वाले सवाल है। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया 1815। क्या हो गया? ए 1815। जी, अगला प्रश्न देखिएगा जल्दी से, देखो जल्दी से और जवाब दो। प्रश्न क्या कर रहा है? कहता है 25 नंबर, 25 नंबर है ना जी, 25 नंबर है। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ये तो हमने आपको बता दिया कि वियना सम्मेलन कब हुआ, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अध्यक्ष। तो देखिए वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था मेटरनिक था। कौन था बच्चा? मेटरनिक जो था वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 26 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है 26 नंबर कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? क्या कहाँ का शासक आपसे पूछ रहा है। शासक वो कहाँ का था? ऑप्शन है इटली, बी है पर्सा, सी ऑस्ट्रिया, डी है यूनान। तो बतलाइए कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो आपको पता है कि विलियम प्रथम जो था शासक जो था कहाँ का था, बतलाओ। पर्सा का था। किस कहाँ का था? पर्सा का शासक था। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, परसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 26 के बाद क्या आएगा हमारा? 27 नंबर। क्या आएगा? 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न को पहले पढ़िए। क्या कीजिए? प्रश्न को पहले पढ़िए। कहता नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? तो देखिए नेपोलियन कोड में जो कोड होते हैं, कोड की जो संख्या होता है 5 होता है। कितना होता है बच्चा? 5 होता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया 5। कितना हो गया? 5। 5 नहीं लिखने आता? अरे आई भी करता होगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए जी। प्रश्न कहता है 28 नंबर कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए है ट्रांसपेडेंट संघ, बी है सिसेल पाइन संघ, सी है रायन संघ, डी है इनमें से कोई नहीं। डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बतलाइए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था, वो आपसे पूछ रहा है। तो बतलाइए कि किस संघ का स्थापना किया था नेपोलियन ने जर्मनी में। तो देखिए रायन संघ का। किस संघ का? रायन संघ का स्थापना क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रायन संघ। क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हमारा कहता है कि नेपोलियन संहिता किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? थोड़ा ये मिस्टेक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई ना, किस वर्ष, यहां से गलती है। नेपोलियन संहिता, एक मिनट रुक जाना बच्चा। प्रश्न क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। हो जाएगा इसका प्रश्न जो है हमारा, कहता नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? किस वर्ष, किस वर्ष, किस वर्ष लागू की गई? लागू की गई, किस वर्ष लागू की गई? की गई। तो देखिए नेपोलियन संहिता आपसे पूछ रहा है कि वो कब लागू किया गया था। तो आपको पता है कि नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था 1804 में किया गया था। कब किया गया था? 1804 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1804। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1804। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न को देखिए।
प्रश्न को पहले पढ़िए। कहता है 30 नंबर कि मेटरनिक क्या था, मेटरनिक क्या था, मेटरनिक क्या था। तो आपको पता है कि मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, घोर प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, एक मिनट। अब आप जी, प्रश्न कहता है हमारा 31 नंबर कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। तो देखिए मेटरनिक का जो पतन हुआ था 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1848 में। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1848 हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। प्रश्न हमारा कह रहा है अगला, कहता मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था। तो देखिए कहता है रूस का जार। जी नहीं, रूस का जार किसको कहा जाता है? रूस के सम्राट को रूस का जार कहा जाता है। याद रखेंगे, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस का जार। यहाँ इसका मतलब पूछेगा आपसे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो रूस का सम्राट होता था। क्या होता था? रूस का सम्राट। ये लिख दे क्या? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट होता था। क्या होता था? रूस का सम्राट। ये ऑप्शन तो गलत है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बी है ऑस्ट्रिया का चांसलर। जी यही था। कौन? मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न नंबर अगला कितना है? 33 नंबर। 33 नंबर कहता है कि मेजनी है हमारा, क्या है? मेजनी। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? मेजनी ने सन 1834 में, कब? सन 1834 में किस संस्था का स्थापना किया था? तो देखिए आपको पता है कि 1834 में मेजनी ने किसका स्थापना किया था? आपको पता है? यंग यूरोप का। किसका बच्चा? यंग यूरोप का। किसका? यंग यूरोप का स्थापना किया था। तो यही तो आंसर हो जाएगा, यंग यूरोप। तो आंसर कौन सा ऑप्शन देखो? ए ऑप्शन है। क्या है? ए ऑप्शन है, यंग यूरोप। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा, यंग यूरोप। किस 1834 में किस संस्था का गठन किया था? और यंग यूरोप का। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, जल्दी से बतलाइए। अगला प्रश्न देखिएगा जी। अगला प्रश्न कहता है मेजनी का संबंध, मेजनी का संबंध, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से। जी नहीं, कार्बोनरी। जी यही तो है। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या इसका आंसर हो गया? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। जी 35 नंबर कहता है कि जालवे रान एक संस्था थी। जालवे रान संस्था थी, किसके लिए था बतलाइएगा? जालवे रान जो संस्था थी वो किसके लिए था? तो बतलाइए जल्दी से। तो देखिए जालविरान क्या क्रांतिकारियों के लिए था? नहीं, व्यापारियों के लिए। जी जालविरान जो एक संस्था थी किसके लिए था? व्यापारियों के लिए था। किसके लिए था? व्यापारियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा अगला प्रश्न क्या आता है। कहता है जालविरान की स्थापना किस राज्य ने की? प्रश्न है हमारा कि जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने किया था। आपको पता है कि जलवेरायन की स्थापना किसने किया था? परसा ने। किसने किया था? परसा ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, परसा हो गया। क्या होगा बच्चा? ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 36 का क्या आएगा हमारा? 37। क्या आएगा? 37। जी 37 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है बुडापेस्ट, सी है, बी है रोम, सी है पेरिस, डी है मॉस्को। तो देखिए हंगरी की राजधानी आपसे पूछ रहा है। किसका राजधानी पूछ रहा है? हंगरी की राजधानी। देखिए हंगरी की जो राजधानी था बुडापेस्ट था। कहाँ था बच्चा? बुडापेस्ट। ठीक है, थोड़ा ये पेस्टा लिखा गया। जी नहीं, बुडापेस्ट हुआ। क्या होगा ये? बुडापेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा बुडापेस्ट था। कहाँ था? बुडापेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बुडापेस्ट। क्या हो जाएगा? ए, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए
कहता है प्रश्न कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हंगरी की लैंग्वेज यानी कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो आपको पता है कि हंगरी की जो भाषा थी म्यांमार थी। कैसी थी? म्यांमार थी। इसलिए इसका से क्या हो गया? सी हो गया, म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए जल्दी से जी। प्रश्न कहता है 39 नंबर की हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व, किसका नेतृत्व? आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन, कोसुधा, मेटरनिक, डी है गेरिबाल्डी। डी क्या है? गेरिबाल्डी। तो देखिए हंगरी में आंदोलन का जो नेतृत्व किया था आपको पता है किसने किया था? कोसुधा ने। किसने किया था? कोसुध ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी होगा। क्या हो गया? कोसुध हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। प्रश्न है हमारा, कहता है कि हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था? देखिए आपको पता है कि हनोई समझौता जो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, 1946 ईस्वी। क्या हो गया? डी, 1946 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 40 का क्या आएगा? 41। डी जी। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो देखिए सेडोवा के युद्ध में जो पराजय हुई थी पर्सा की जीत नहीं, सार्डिनिया की जीत नहीं, नेपाल की। तो हुआ था किसका? ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। कहता है कि सेडोवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था, यानी कि किसके बीच में हुआ था, किन दो देशों के बीच में। तो देखिए याद रखिएगा सेडोवा का जो युद्ध हुआ था बच्चा, क्या याद रखना? सेडोवा का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था बताओ? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में। किसमें हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। दोनों ने क्या किया था? युद्ध लड़ा था। किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और पर्सा ने युद्ध किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया और पर्सा हो जाएगा। क्या? ऑस्ट्रिया और पर्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई किसी को कोई दिक्कत जल्दी से कमेंट वेमेंट करेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न को देखिए। प्रश्न करता है 43 नंबर कि सीदान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सीदान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए सीदान का युद्ध आपसे पूछ रहा है। ऑस्ट्रिया पर्सा जी नहीं, पर्सा डेनमार्क जी नहीं, पर्सा और फ्रांस के बीच में क्या होता? सीदान का युद्ध हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो गया? सी हो गया, पर्सा और फ्रांस हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है 44 नंबर की जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो देखिए 1890 में जी नहीं, 1848 में जी नहीं, तो हुआ था कब? 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। जी अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न कहता है हमारा 45 नंबर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां। ऑप्शन ए क्या है? लुई 18वां। क्या ऑप्शन है? लुई 18वां। तो जर्मन राइन का स्थापना क्या लुई 18वां किया था जी नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट था जी। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो गया? बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर जी। 46 नंबर प्रश्न को पहले पढ़िए अच्छे से, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, 46 नंबर जी देखिएगा 46 नंबर क्या करता है। कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो देखिए यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुआ था तुर्की का हुआ था। किसका हुआ था? तुर्की का। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बच्चा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 47 नंबर, 47वां प्रश्न का क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। क्रीमिया युद्ध आपसे पूछ रहा है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। तो देखिए क्रीमिया युद्ध जो हुआ था 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 से 54 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853 54 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, 1853 54।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न 47 का क्या आता है 48। जी 48 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है। 48 में कहा कि कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी। 1800 में जी नहीं, 1805 में जी नहीं, 1860 में हुआ था कब 1810 में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। जी प्रश्न है जी प्रश्न हमारा 49 नंबर है। कहता है काउंट काबूर को विक्टोरिया मुनियन ने किस पद पर नियुक्त किया। तो देखिए काउंट काबूर को विक्टोरिया मुनियन ने प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था प्रधान मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए 49 के बाद हमारा आएगा 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर प्रश्न। 50वां प्रश्न है कहता राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो देखिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। किससे माना जाता है फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया। क्या होगा इसका आंसर हो गया बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 51 नंबर। जी 51 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन लौह है, ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे थोड़ा करेक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, लौह ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लौह टाइपिंग मिस्टेक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन आपसे पूछ रहे हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था बिस्मार्क ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया। क्या हो गया इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 52 नंबर। कहता है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो देखिए लाल कुर्ती का गठन आपसे पूछ रहा है। देखिए लाल कुर्ती का जो गठन किया था गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया। क्या हो गया इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। जी प्रश्न कहता है, प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था आपको पता है कब हुआ था 1871 में। कब हुआ था 1871 में। तो इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया 1871। ठीक है जी, और अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है वर्साई की संधि कब हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी। देखिए वर्साई की जो संधि हुई थी 1919 में हुआ था। कब हुआ था 1919 में। इसका आंसर क्या होगा बच्चा बी हो जाएगा। 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न है कहता है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। देखिए मारियान जो प्रतीक था फ्रांस का। किसका था फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। कहाँ का फ्रांस का राष्ट्रवाद के प्रतीक था। इसका आंसर क्या हो गया ए हो गया फ्रांस हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 55 के बाद क्या है हमारा 26 56 26 नहीं आता 56 आता है। कहता है कि इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए। ओहो उधर भी है, छोटा कर दे रहे क्या, थोड़ा सा जूम कर दे रहे। ओह कहता है 56 नंबर की इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। कहाँ हो गए यूनान में ही शहीद हो गए। ऑप्शन है शेक्सपियर, बी है लॉर्ड बायरन, सी है मिल्टन, डी है में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा लॉर्ड बायरन। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जी प्रश्न है बहुत ही आसान है, हमें लगता है कि सभी बच्चों को ये आता होगा। प्रश्न कहता है कि गैरीबाल्डी, ओहो ये गैरीबाल्डी है बाल्टी नहीं है गैरीबाल्डी है। क्या है ये हमारा आपका आपका क्या ऑप्शन है ये गैरीबाल्डी।
क्या है, गैरीबाल्डी। कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। क्या था गैरीबाल्डी पेशे से, नाविक था। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 58 नंबर। कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। तो आपको पता है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो संपन्न हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चा, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था संपन्न, इंग्लैंड में हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, डी, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न कर रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है। ये तो और आसान है। वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय। किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय। किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न। कुछ और प्रश्न बचा, मात्र 5-6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे शायद। देख लेते हैं जितने प्रश्न दिया तो सभी को तो करना ही है। कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण सॉरी पूरा हो गया था। तो आपको पता है कि सेडान के युद्ध के बाद, सेडान का युद्ध, किसके युद्ध का, सेडान के युद्ध के बाद, एक मिनट रुकिए जाना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। किसके युद्ध के बाद, सेडान का युद्ध, किसके युद्ध के बाद, सेडान का युद्ध, किसका युद्ध, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया, संपन्न हो गया। क्या हो गया, संपन्न हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा, सेडान का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 61 नंबर, जी 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। वो जर्मनी का पूछ रहा था, अब इटली का पूछ रहा है। तो बतलाइए किस युद्ध के बाद जर्मनी इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। इटली का एकीकरण आपसे पूछ रहा है, पूरा हुआ था। तो किस युद्ध के बाद, सीडान युद्ध के बाद इटली का एकीकरण क्या हुआ था, पूरा हुआ था। क्या हुआ था, सीडान युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अक्सर के बाद क्या आएगा हमारा, 62 नंबर। क्या आ जाएगा, 62 नंबर। जी 62 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। कहता है किस, ये किस है, क्या है आपका, किस युद्ध द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अब देखिए जर्मनी का आपसे पूछ रहा है, तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था आपको पता है, सीडान युद्ध, वो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। किसके बाद, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हुआ, इसका जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है किसने कहा, किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है, एक मिनट, कहता है कि किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो यूरोप को, बाकी यूरोप को क्या आ जाता है, खांसी जुकाम आ जाता है। बाकी यूरोप को क्या आ जाता है, खांसी जुकाम आ जाता है। तो देखिए ये मेटरनिक ने कहा था, किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था कि जब यूरोप क्या होता है, जब फ्रांस छिपता है ना, तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। जी 64 नंबर है ना, ये ना होगा 64 नंबर है ना, जी। प्रश्न क्या कहता है, पहले पढ़िए। कहता है 64 नंबर कि किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। ये बात क्या है भाई, अभी तो जाने, नहीं जाने, किसने, काउंट काबूर ने। किसने, काउंट काबूर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काउंट काबूर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं जल्दी से। कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ये युद्ध सीडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सीडान में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, सीडान हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, जल्दी से पहले पढ़िए।
कहता है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि आपसे पूछ रहा है, तो देखिए एड्रियानोपुल की संधि आपसे पूछ रहा है कि किस देश के साथ हुई, किस देश के साथ हुई। देखिए एड्रियानोपुल जो संधि हुआ था तुर्की और रूस के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की और रूस के साथ। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या इसका सही आंसर हो गया? ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ बचिए गया। हम्म, ये क्वेश्चन से 68 नंबर, थोड़ा टाइपिंग पूरा नहीं हुआ है इसलिए इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चंस को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एकदम पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट करा समझौता किस नाम से, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, चलिए 68 पे चलते हैं। 68 नंबर कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये हमारा आज का लास्ट है। क्या है? ये अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। सभी लोग इसका जवाब देंगे। 69 नंबर है। कहता आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में किस कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो देखिए वो जो उदय हुआ था कौन से युद्ध का? फांसीवादी नाजीवादी शासन का। किसका? फांसीवादी नाजीवादी शासन का। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। और यहीं पे ये क्लास आज का हम लोग समाप्त करते हैं। तो नहीं आनंद जी, नहीं। आपको ये हमारा क्लास आज का कैसा लगा कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बतलाएंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे और हमें आप ज़रूर बतलाएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और इस क्लास में हम लोग कुल 69 क्वेश्चंस देखे और एक क्वेश्चन तो गलती थे यानी कि आंसर देखे हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम में अगर फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आप सही सही बना के आएंगे। हाँ, शर्त यह है कि आप अच्छे से याद करेंगे। और और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी एग्जाम देनी है और उन्हें भी चिंता हो रही है कि उनकी तैयारी कैसे हो। तो ये हमने जो आपको क्वेश्चन बताया वो सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और इसी प्रकार हम लोग आगे भी तैयारी करेंगे, यानी कि एग्जामिनेशन तक की आपको हम तैयारी कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। तो मिलते हैं अगले दिन यानी कि अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।